नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। तो एक जरूरी वीडियो है ये। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं पीएसए थ्रू सीजीएल 2022 एंड उनको महाराष्ट्र मिला है स्पेशली, एंड वो कंफ्यूज्ड है कि कैडर लोकेशन में क्या प्रेफरेंस फिल करें, या फिर उसके बाद जो कैडर सेलेक्ट करने के बाद डिवीजन सेलेक्ट करना वो कैसे हम सेलेक्ट करें, और उसमें क्या क्या जरूरी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे आपके, ठीक है, एंड किन चीजों को आपको खास तौर पे ध्यान रखना जब आप डिवीजन का प्रेफरेंस फिल करें, ठीक है। तो ऑल ओवर द महाराष्ट्र हम बात करेंगे एंड मेनली फोकस करेंगे मुंबई रीजन पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी मोस्टली वैकेंसीज हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज यहीं पे हैं। बाकी रीजन्स की भी बात करेंगे हम, ठीक है। लैंग्वेज पे आपका, लिवेबिलिटी पे आपका, कनेक्टिविटी पे आपका, ठीक है। काफी पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, एंड रिसोर्सेज वगैरह पे और ट्रांसपोर्ट वगैरह पे काफी पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं। जाने से पहले लगता है कि हाँ वो हो जाएंगे, लेकिन जब आप जाते हो, पहुंच जाते हो, वहां रहने लगते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि हाँ ये पॉइंट्स हमें ध्यान में देने चाहिए कि यहाँ पे ये चीज की कमी है, यहाँ पे ये चीज अच्छी है, ठीक है। एमिनिटीज वगैरह, वहां का रेंट कितना है, वो एक्स वाई जेड सिटी में कौन सी सिटी में आती है, या फिर एक्सपेंसेस वहां पे आपके कितने हो सकते हैं, ठीक है। सैलरी कितनी बनेगी आपकी ओवरऑल एक्स वाई जेड सिटी में, एचआरए का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और आपकी जो होम टाउन है या होम सिटी है उससे आपका डिस्टेंस कितना है, ये डिविजनल लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं। और जो कैडर लोकेशन है उसमें आपको कैसे चूज करना चाहिए कि आपका जो मेन मोटिव है वो सेटिस्फाई रहे। देखिए, मेन मोटिव तो सभी का एक गवर्नमेंट जॉब था। आप यहाँ तैयारी करके आए हैं, यहाँ पे आपने प्रेफरेंस भरा है, ठीक है। कुछ एक कैंडिडेट्स ऐसे भी रहे हैं जिनको ऑलरेडी कहीं जॉब मिली हुई या ये जॉब नहीं करना चाहते, तो वो हो सकता है ज्वाइन ना करें। बट आप सबने तैयारी की है एंड इतनी मेहनत की है, तो जाहिर सी बात आप ये चाहेंगे कि काम भी आपका अच्छा रहे, आपके वर्किंग आवर्स, वर्किंग कल्चर भी सही रहे, ठीक है। और आपका ट्रांसफर आपके होम स्टेट में, या इवन कहें तो होम टाउन में, या आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पे हो जाए। तो इसमें 3 कैडर है बेसिकली, पी एस सी ओ आर ओ, पी ए पी ओ, एंड आपका आर एम एस वाला है जो sorting असिस्टेंट है। तो देखिए, ये ऑप्टिमिस्ट जी ने ये वीडियो बनाई हुई है, काफी अच्छी बनाई है, ब्यूटीफुली। एंड इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया काफी कम शब्दों में, एंड मैं इसको भी थोड़ा सारांश ही बताऊंगा इसका, ठीक है, क्योंकि सारा पढ़ने में तो काफी टाइम जाएगा। तो पी ए पी ओ क्या है, पी ए सी ओ आर ओ क्या है, एंड ऐसे क्या है, एंड इसमें क्या आपके फायदे हैं, क्या आपके नुकसान हैं, ठीक है। नुकसान तो नहीं, थोड़े कॉन्स रहते ही हर चीज में। तो बेसिकली पीओ क्या होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट होते हैं जो पोस्ट ऑफिस में रहते हैं। उसमें काफी काम रहते हैं, आपके क्लरिकल काम रहते हैं, सच एज sorting मेल, मेल सॉर्ट करना, रिसीविंग एंड डिलीवरिंग पार्सल्स, ठीक है, वो रहेंगे। पोस्टमैन वाला काम नहीं कह रहा मैं, ठीक है। पार्सल्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जो आपका आवागमन है या जा रहा है उन सब का रिकॉर्ड रहेगा। कस्टमर सर्विस जैसे बैंकिंग वगैरह का, या और भी काफी चीजें होती हैं, पीएलआई वगैरह। और जो कस्टमर्स की इंक्वायरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना रहता है। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एंड पीएपीओ के क्या फायदे हैं, इजी ट्रांसफर्स है, क्योंकि क्या सीन है कि ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज इसी में होती हैं। एंड छोड़ने में भी, अगर छोड़ने में देखा जाए तो जो वैकेंसीज बनेंगी आगे आपके स्टेट में, आपके होम टाउन में, ठीक है, तो पीएपीओ में ज्यादा चांसेस होते हैं। डेस्क जॉब होती है, किसी का हाँ सपना है कि भाई हाँ डेस्क जॉब करनी है, आपकी 9 to 5 है, 9 to 6 है, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, तो डेस्क जॉब आपकी मोस्ट कॉमन कैडर सर्विस है, ठीक है, जिसमें ज्यादा आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहेंगी। वो आप डिपार्टमेंट में जाके पता सीख पाओगे, अच्छे से पता कर पाओगे। फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, पीएमएमएस है, ठीक है, मेल सर्विस कुछ ऐसा करके ये। पोस्टल इंश्योरेंस में आपकी जो है इंसेंटिव्स भी रहेंगी। स्लो प्रमोशन है, ये हम सभी को पता है कि प्रमोशन काफी लेट है। एलएसजी, एचएसजी करके फिर इंस्पेक्टर कहीं आता है 25-30 साल में, 20-25 साल में, ठीक है। स्टडी आवर्स इसमें कम रहेंगे, आरएमएस में स्टडी आवर्स क्यों रहेंगे वो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है पीएससीओआरओ। तो इसमें क्या है, सर्कल ऑफिस जो होते हैं ना आपके, या रीजनल ऑफिस कह लो, सर्कल ऑफिस मेनली उसमें आपका पोस्ट रहता है। मेनली आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो रहता है। फिर भी आपका पीएपीओ जैसी क्लरिकल ड्यूटीज भी रह सकती हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क जैसे कि मेल प्रोसेसिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगी, मैनेजिंग इन्वेंट्री, जो वहाँ का सामान वामान रहेगा उसका हिसाब किताब, ठीक है। रोज क्या है, 5 days वर्क रहेगा,
बट इसमें वर्किंग आवर्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, एंड कई बार डिपेंडिंग ऑन वर्क आपका सैटरडे संडे को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि मैं एमटीएस हूँ अभी, और यहाँ पे भी बुलाया जा सकता है। और सर्कल ऑफिस में आपका लिमिटेड स्टाफ होते हैं, तो वहाँ पे काम पड़ने पे उनको बुलाया जा सकता है सैटरडे संडे में, ठीक है। एंड आगे देखते हैं। और रहा बात आपका टोटल टाइम, आपका वैसे पीएपीओ या पीएसीओआरओ का ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाता है, ठीक है, वर्किंग आवर ज्यादा होने के बाद। पब्लिक डीलिंग नहीं है यहाँ पे पीएसीओआरओ में, बहुत फायदे की बात है। लेकिन इसमें जो मेन ड्रॉबैक है वो है आपका ट्रांसफर। यहाँ पे वैकेंसीज काफी कम है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सारी वैकेंसीज भरी जा चुकी हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं। 2022 के तक भी जो लगे थे वो भी ट्रांसफर हो चुके हैं 2023 में। जो हमारी वैकेंसीज थोड़ी अदला बदली हुई थी, पहले में जो इनिशियली टेंटेटिव वैकेंसीज थी उसमें देखने को मिला था दिल्ली में ज्यादा, वही हरियाणा में ज्यादा है, उधर यूपी वगैरह में ऊपर ज्यादा थी। लेकिन अब जब ट्रांसफर हो गए हैं तो कैंडिडेट्स तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, केरला से शिफ्ट कर गए हैं। देन वैकेंसी चेंज हुई है, अब जाहिर सी बात है वहां वैकेंसीज नहीं है इतनी। अब डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज कर रहे हो। पीएसीओआरओ चूज करोगे तो आपका चांसेस बहुत ही कम रहेंगे कि आप ट्रांसफर ले पाओ, और वो भी काफी टाइम बाद, 5, 6, 7, 8, 10 साल हो सकता है आपका 2-3 साल में भी आ जाए। उसमें भी इवन क्या रहेगा कि आप वो ट्रांसफर ले भी लेते हो तो भी आपका जो मेन सिटी रहेगी आपका, या सीओआरओ रहेगा जो आपकी सर्कल का, वहीं पे आपकी पोस्टिंग मिलेगी। टाउन से आप फिर भी दूर रहोगे, तो घर से तो एटलीस्ट पास में जाने के लिए आपको पीओ ही सही रहेगा। और आफ्टर ऑल दूर ही रहोगे पीएसीओआरओ लोगे तो। हाँ, लेकिन 5 डेज वर्क रहेगा, एंड आप पब्लिक डीलिंग से बच जाओगे काफी हद तक। मोर टाइम हावर्स रहते हैं, ठीक है, सीओआरओ के जो टाइमिंग हावर्स हैं वो पीएपीओ से ज्यादा होते हैं। इवन मुझे एक कैंडिडेट मिले थे 2020 से, वो कोई सब्सक्राइबर थे, यहीं सीएसटी स्टेशन पे मिले थे। तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, मेरा 5 डेज वर्किंग वाला है, सीओआरओ मिला है मुझे, बट मुझे 6 दिन काम कराया जाता है, ठीक है, एंड स्लो प्रमोशन तो है ही, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है सीओआरओ की एज कम्पेयर टू पीएपीओ। अगर आपको चांसेस चाहिए कि आप ट्रांसफर जल्दी हो जाए तो आप पीएपीओ चूज करो, ठीक है। और वर्किंग आवर ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी बुरा है, काम हर जगह रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पीएपीओ में भी हो सकती है कई बार, ठीक है। आपसे मिस्टेक्स भी होंगे जब आप लेटर वगैरह लोगे, एंड उनकी रिसीविंग वगैरह होंगी, या उनका जो फीस रहेगी उसमें भी आपका कुछ ना कुछ कई बार हो सकता है आपको किसी ना किसी लेटर में आपकी पेमेंट आप नहीं ले पाए, या कुछ एरर है, ह्यूमन एरर रहता है, तो कुछ ना कुछ 100-200 रुपए आपको अपनी जेब से डालने पड़ जाए, ठीक है। वो हर जगह होता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग रहेगी तो ये पॉसिबल है। जहाँ पे भी आप किसी चीज की पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें पॉसिबल है एरर। अब बात आती है ऐसे आरएमएस की। तो आरएमएस में क्या सीन है आपका, रीजनल मेल सेंटर है, और यहाँ पे डिफरेंट आपकी सर्कल्स में आपके डिफरेंट मेल सर्विसेज रहती हैं। मेल जो आपके सॉर्ट करने रहते हैं, एक जगह कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अलग अलग जगह सॉर्ट करना होता है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम टाइप है, ठीक है। और ये यहाँ पे डालो, ये यहाँ पे डालो, 12 घंटे की ड्यूटी रहती है इसमें, 36 घंटे का रेस्ट रहता है। मोस्ट स्टडी टाइम रहेगा, जैसे 1 डे वर्क रहेगा, एंड उसके बाद आपका 1 नाइट, एंड मतलब 36 घंटे का रेस्ट रहेगा बेसिकली, ठीक है। एक दिन में आधा काम, देन उसके बाद वो आधा दिन, एंड आपका उससे अगला दिन पूरा फ्री रहोगे आप, पब्लिक डीलिंग नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। सीओआरओ से ट्रांसफर के चांसेस ज्यादा हैं, बट पीएपीओ से कम है। मेजरली आप एक्स सिटीज में ही पोस्टेड रहोगे, नहीं तो वाई सिटीज में आ जाओगे ज्यादा से ज्यादा। इसमें मेन फायदा क्या हुआ कि आपका एचआरए वगैरह बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपके ट्रांसफर भी ठीक ठाक है, जिसको पढ़ाई मेन फोकस है कि भाई मुझे ट्रांसफर में 2-4 साल अगर ज्यादा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे कुछ और ना मिले, बट मुझे अभी मेहनत करनी है, और ये जो मैं 12 घंटे काम करके 36 घंटे रेस्ट लूंगा, इसमें मैनेज करके कुछ अच्छी जॉब ले लूंगा, काफी बेहतर पीसीएस वगैरह, या इवन मैं यूपीएससी तक ट्राई कर सकता हूँ। आरएमएस में जो आपके कौन्स हैं, अनटाइमली आवर्स रहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है 12 घंटे की बात है, लेकिन सीन ये है कि आपको रात को जॉब रहेगी, तो आप मान लो 8 to 8 है, तो घर से तो आप 7:30 निकलोगे, ठीक है। पास में भी ले लिया तो 7:30 निकलोगे आप, वहां पे आपको पंच भी करना है, एंट्री भी करनी है, सब करना है, तो उसमें रहेगा आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। आप मैरिड पर्सन है या अर्ली मॉर्निंग पर्सन है तो शेड्यूल बिगड़ ही जाएगा। आप मैनेज कर लोगे एक टाइम के बाद, जरूरी नहीं है कि सभी परेशानी रहे, और इवन आप स्टार्टिंग से मैनेज कर पाओ, ऐसा हो सकता है। बट हाँ, आपको थोड़ा डिस्बैलेंस रहेगा। फिजिकल वर्क क्या रहेगा आपका,
ऑब्वियसली आप सॉर्टिंग करोगे तो फिजिकल वर्क ज़्यादा रहेगा, पार्सल्स रहेंगे, आपके लेटर्स रहेंगे, वो गट्ठे गट्ठे होते हैं, तो इधर उधर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं आपका डिवीजन लोकेशन कैसे होगा, ठीक है, वो भी बात कर लेते। कैडर लोकेशन आपका मेनली होगा आपकी कैटेगरी रैंक के ऊपर। जो भी आपकी कैटेगरी रैंक है, पहले आपका जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आपकी बाकी यूआर वगैरह सारी कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में, उनको उसके हिसाब से कैडर मिलेगा। अब कैडर मिलने के बाद आपका डिवीजन लोकेशन जो होगा वो एआईआर के बेस पे होगा। अब डिवीजन लोकेशन में आपको क्या चूज करना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको, आगे देखते हैं। अब ये रही हमारे पास जो डिविजन्स की लिस्ट है वो, ठीक है। वैकेंसीज हमारे पास है अवेलेबल महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सीजली 2022 से कितनी वैकेंसीज हैं पीएससीओआरओ में? लिमिटेड वैकेंसी है, शायद ये 100 वैकेंसीज होंगी सीओआरओ में मिला के, 100 से थोड़ा ज्यादा ही होंगी, ठीक है। 20, 16, 36 और 14, 50, 96 अच्छे, हाँ 96 वैकेंसीज हैं आपकी सीओआरओ में। और इसी तरह आपकी पीएपीओ में काफ़ी है, गिन नहीं पाऊंगा मैं अभी, लगभग 2000 से ज़्यादा ही, 2500 के आसपास वैकेंसीज आपकी हैं ये, मोटे तौर पे देखे जाए तो। एंड वहीं आपकी ऐसे में वही आपकी 400, 500, 600, 700, 800 के आसपास वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिविजन्स कैसे अलॉट होंगी? पीएससीओआरओ में आपका डिवीजन ऑटोमेटिकली अलॉट होता है, मतलब सर्कल है उसमें सीओआरओ की जो ऑफिसेज रहेंगे ना वही मिलेगा आपको, ठीक है। वहां पे आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है। जो आपका कैडर लोकेशन होगा 96 वैकेंसीज हैं ये, ठीक है। आपको उसके बेस पे आपकी जो भी रैंक रहेगी या जो भी वो रैंडमली दे देंगे आपको, जैसे उनको सही लगेगा। अगर आप वहां पे बात कर सकते हो तो वो अलग बात है। और रही बात गोवा डिवीजन, फिर कोल्हापुर डिवीजन, ये पीएपीओ की है आपकी। इसमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। कैटेगरी आपकी सिर्फ काम करेगी आपकी कैडर मिलने तक, उसके बाद जो आपका एआईआर काम करेगा। इसी वजह से यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नहीं है। अब गोवा डिवीजन कैसी है, कोल्हापुर डिवीजन कैसी है, रत्नागिरी डिवीजन, ये सारी डिवीजन हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसमें क्या क्या है वो भी लिख लिया कि कहाँ पे कितना रैंक पड़ रहा है, मेन वही थोड़ा सर्च करने में टाइम लगा है। सांगली डिवीजन ये बिल्कुल नीचे पड़ जाता है साउथ साइड में, सांगली डिवीजन हुई, रत्नागिरी हुई, सिंधु दुर्ग डिवीजन हुई, इन्हीं में मेन वैकेंसीज है अपार्ट फ्रॉम मुंबई, ठीक है। कोल्हापुर डिवीजन ये भी साउथ साइड में पड़ता है, ठीक है। गोवा भी नीचे ही पड़ता है। उसके बाद मुंबई की सारी है, मुंबई साउथ, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नवी मुंबई, देन रायगढ़ जो आपका पनवेल वाला एरिया है, थाने डिवीजन जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब कि कल्याण हुआ, कलवा हुआ, ये इधर अंबरनाथ तक हुआ, उल्लासनगर हुआ। और आपका थाने डिवीजन में एक है, कुछ मैं भूल गया अभी नाम, वो थोड़ा अलग पड़ता है इनसे, एक पोस्ट ऑफिस हो सकता है वहां वैकेंसीज हो, तो वो भी देखते हैं अभी। और मैं भी थाने को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी रह रहा हूँ यहाँ पे। देन फिर आ जाती है वो डिवीजन जहाँ पे वैकेंसीज आपकी बहुत ही कम है, इक्का दिक्का। और काफी कैंडिडेट्स कह रहे थे नागपुर चूज करेंगे, नागपुर में वैकेंसी दी नहीं है, नागपुर मुफस्सिल में है, पर वो क्या सीन हो जाएगा मान लो, भी हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद पुणे आता है, पुणे में भी खास वैकेंसीज नहीं है, पुणे मुफस्सिल में है, अच्छी बात नहीं है वो, अब चूज करो इतनी दूर से रह के, क्योंकि उसमें देखिए आपका रेंट वेंट कम पड़ जाएगा, लेकिन काफी दिक्कतें और आएंगी आपको, ठीक है। देन बारामती डिवीजन है, औरंगाबाद डिवीजन है, ठीक ठाक है, भुसावल ऊपर पड़ जाती है, औरंगाबाद इस साइड पर, जलगांव भी ऊपर पड़ता है, ठीक है, जो नॉर्थ से आ रहे हैं। एंड नांदेड़ भी बिल्कुल राइट में पड़ता है, आंध्रा साइड पड़ जाता है। फिर आती है आपकी एमएमएस जो आपकी मेल सर्विसेज हैं, देन आपकी आरएमएस आती है। आरएमएस में आप मुंबई में है, आपकी नागपुर में है, और सेंट्रल सॉर्टिंग डिवीजन है। इसमें आप देख लीजिएगा वैकेंसीज एक बार, ठीक है। इसमें आप नागपुर एरिया चूज करना, आपको मुंबई चूज करना, इस पर आप कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको, सारे सेपरेट हैं, ठीक है। कहाँ कितना रेंट पड़ जाएगा वो भी देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है, एक बार मैप खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये रहा हमारा मैप, ठीक है। ये पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र का मैप है। अगर हम बात करें, शुरू हो जाए मान लो सोलापुर है या आपका सातारा है, ये मुंबई वाला एरिया, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैप है, मैं दूसरा खोलता हूँ।
ये मुंबई का मैप है, एक और मैप था, जस्ट वेट अ मिनट, ये रहा। ये हमारे पास मैप अवेलेबल है, ये मुंबई वाला मैप है, इसमें ये बाकी पूरा ऑल ओवर द महाराष्ट्र का मैप है, ठीक है। इसमें इजीली समझ जाओगे आप जलगांव वगैरह प्रेफर कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस कम पड़ जाएगा, बट इन द केस जलगांव में आप थोड़ा आउटसाइड में हो गए तो क्या सीन होगा कि आप मेजर स्टेशन, खास मेजर स्टेशन नहीं है जलगांव, उस पर वो ट्रेन आती है जो स्लो है थोड़ी। एंड इधर आपका हो गया नासिक है, नासिक ठीक है, अमरावती हो गया, ठीक है, आपका चंद्रापुर हो गया, नागपुर हो गया, ठीक है, एंड औरंगाबाद हो गया। जैसे औरंगाबाद है, यहाँ पे आपका एयरपोर्ट है, आपका यहाँ मुंबई में एयरपोर्ट हो गया, पुणे में एयरपोर्ट हो गया, मेन जहाँ पे आपकी फ्लाइट्स अच्छी हैं, ठीक है। अमरावती में भी है शायद, और बात करें नीचे कोल्हापुर में भी है आपका एयरपोर्ट, ठीक है, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं रहते, एंड वहाँ पे आपकी एयर टिकट्स भी ज़्यादा है, एयर फेयर भी ज़्यादा है, ठीक है। ओस्मानाबाद में भी शो करेगा एयरपोर्ट, लेकिन वो वैसा वाला नहीं है, ठीक है। तो मेन ये है जहाँ पे एयरपोर्ट है आपके। देन यहाँ पे अगर आप जाओगे, कोल्हापुर हुआ, सिंधुदुर्ग हुआ, रत्नागिरी हुआ, यहाँ पे सभी ट्रेन नहीं जाती हैं, बट मुंबई तक आपकी मोस्टली ट्रेन आती हैं। मुंबई में आपका कौन सा रूट रहेगा? मुंबई में मान लो आप राजस्थान से आ रहे हो या फिर आप नई दिल्ली से आ रहे हो, नई दिल्ली के भी दो रूट हैं, एक यहाँ से घूम के आता है ऐसे करके उधर भोपाल से होते हुए, एक यहाँ से आता है गुजरात साइड से, सूरत वगैरह से होते हुए, ठीक है। पुणे का भी इधर यही सीन है, एक यहाँ से ऐसे यहाँ से आ जाता है, थोड़ा मैंने गलत कर दिया, यहाँ से ऐसे पुणे में आ जाता है, देन उधर से भी आता है शायद। औरंगाबाद वगैरह का आपका अलग हो जाता है, उधर बिहार से जो कैंडिडेट्स हैं उन इस साइड के कुछ चूज कर सकते हैं। लेकिन मेन सीन क्या आता है कि आपकी जो सारी वैकेंसीज हैं वो इस एरिया में है, ठीक है। एंड लिवेबिलिटी के बाद देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कनेक्टिविटी बात कर ली हमने कैसे है। तो अगर आप मुंबई एरिया में रहने वाले हो या मुंबई एरिया चूज करने वाले हो, चाहे उसमें थाने आया, चाहे आपका पालघर आया, चाहे आपका रायगढ़ आया, मतलब जो पनवेल वाला एरिया है, वो एरिया ऐसा है जहां से आप 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, 2 से ढाई घंटे में, ठीक है। एंड किसी भी मेजर स्टेशन पहुंच सकते हो, जैसे मुंबई सेंट्रल हुआ, आपका CSMT हुआ, LTT हुआ, बांद्रा हुआ, थाने वगैरह हुआ, ये मेजर स्टेशन है जहां से आप 2 घंटे में आप कहीं भी मुंबई में रह रहे हो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है। अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही सबर्बन एरिया में रह रहे हो, बिल्कुल आप घेटो एरियाज में रह रहे हो, तो वो इशू आएगा। बट ये जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज है और यहाँ पे सही भी है। फिर नीचे कुछ वैकेंसीज है आपकी 300-400 के आसपास, ये आपका बिल्कुल एंड में हो जाएगा। यहाँ पहुंचते पहुंचते आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एंड वो ट्रेन आएंगी जिसमें या तो एक इक्का दुक्का ट्रेन रहेंगी जिसमें आपकी टिकट्स कभी होंगी कभी नहीं होंगी, और बहुत दिक्कत आपको फेस करने वाली है। देन बात करते हैं हम कनेक्टिविटी की बात होगी, रिसोर्सेज की बात करें, देन अगेन मुंबई में आपके सारे रिसोर्सेज रहेंगे। हाँ, अंटिल अनलेस आपको कोई कहीं ऐसे एरिया में रहना है जहाँ पे थोड़ा गांव वाला माहौल है, खुला माहौल है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, घर भी नॉर्मल वाले हैं आपके, वर्टिकल बिल्डिंग्स नहीं है, हॉरिजॉन्टली फैला हुआ शहर है, या आपका टाउन है, तो बात अलग है। तो आप ये बाकी एरियाज चूज कर सकते हो, जो औरंगाबाद वगैरह हुआ, सोलापुर वगैरह हुआ, इधर बारामती भी है नीचे पुणे से यहाँ पे, तो ये सभी एरियाज आप चूज कर सकते हो। डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन की बात हो ही गई है। देन आपका ट्रांसपोर्ट ये भी सीन है, अगर आप ऐसे जगह रह रहे हो टाउन में जहां से आपका पोस्ट ऑफिस थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका कम है, तो भी आपको इश्यू होने वाला है। लिवेबिलिटी आप देखिए, लिवेबिलिटी में आपके कई पॉइंट्स आ जाते हैं, पोल्यूशन वगैरह का, आपका पानी वगैरह की सुविधा। तो मुंबई में वैसे पानी वगैरह की सुविधा रहती है, हमेशा रहती है। एंड कुछ एरिया जहाँ जैसे ऊपर है ये, यहाँ पे पानी की अक्सर दिक्कत होती है, ठीक है, ड्राई एरियाज में आ जाते हैं ऊपर वाले, ठीक है। तो इसमें आप ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप हर बार आपके पास पानी अवेलेबल हो, पानी रहेगा पीने के लायक एटलीस्ट, बट काफी प्रॉब्लम और भी फेस करनी पड़ेगी। गर्म एरिया भी है वो, मुंबई में अब ना ज्यादा ठंड लगेगी ना ज्यादा आपको गर्मी लगेगी। रही बात रेंट की, हाँ, रेंट में ये सारे एरियाज काफी बढ़िया रहेंगे एज कम्पेयर टू मुंबई एंड नागपुर, और आपका औरंगाबाद वगैरह में भी काफी कम है मुंबई से कंपैरिजन में। बट हाँ, और अगर आप कोल्हापुर वगैरह चले जाओगे, सिंधुदुर्ग वगैरह चले जाओगे, तो रेंट एज कम्पेयर टू दिस प्लेसेस कम रहेगा, स्पेशली मुंबई और पुणे से तो आपका कम ही रहेगा। और रही बात पुणे नागपुर में, तो आपकी मेन सिटी में वैकेंसीज है नहीं, वहां पे शायद CHSL 2021 से ऑलरेडी फिल हो गई होंगी या पहले के बैचेस से हो गई होंगी, तो वहां पे वैकेंसीज नहीं है। और रही बात अब रेंट वगैरह की,
तो हमने कर ली। कहाँ पे क्या रहेगा, एमिनिटीज वगैरह, आप एमिनिटीज जहाँ पे आपका ज्यादा सिटी रहेगी वहाँ पे आपकी सारी एमिनिटीज रहेंगी, मॉल्स रहेंगे, आपके हॉस्पिटल्स रहेंगे। देखिए हॉस्पिटल तो वैसे हर जगह होता है, लेकिन अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ज्यादा मैटर करता है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज में आपका कौन सा पॉइंट सही रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। लैंग्वेज एंड सैलरी। सैलरी में एक सिटी आपकी काम करेगी मुंबई। मुंबई का जो एरिया दिखा रखा है यहाँ पे मोस्टली आपका रीजन आई थिंक एक सिटी में आता है। एचआरए आपका 27% रहेगा अभी तक जो चल रहा है, उससे आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 45 क्रॉस कर जाएगी आई थिंक। ठीक है, 2550 आपका बेसिक होने वाला है, 25,500, तो उसका 27% कर लो, 255 गुना में 27, 255 या 7500, 7,000 के आसपास आपका ये मोटा मोटी तौर पे एचआरए होगा। और रही बात आप जेड सिटी में रहोगे तो आपका वही 2500 के आसपास रहेगा, 2500 से भी कम ही रहेगा। ठीक है, एंड ये मुंबई का एरिया है, इसमें दोबारा आएंगे हम। मुंबई में आपको इन डिविजन्स में कौन सी चूज करनी चाहिए एक बार हम बात कर लेते हैं। हम ये मास्टर की जरूरत नहीं है हमें, ये भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। जैसे लैंग्वेज बेस है, अगर आपको लैंग्वेज का इशू है तो मेजॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र में आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो मराठी ही है। लेकिन सभी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोग, मैं ये कहूँगा 70 to 80% या इवन 90% लोगों को आपकी हिंदी आती होगी, एटलीस्ट इतनी आती है कि कम्युनिकेशन इजीली हो जाए। तो सभी एरिया में आपकी जो लैंग्वेज है वो मराठी, यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, मराठी है। देन सेकंड नंबर पे आई थिंक आपकी है भीली लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे है भीली लैंग्वेज, ये रहा। सेकंड मेजर जो आपकी रहेगी वो आपकी हिंदी रहेगी इन एरियाज में, मुंबई वाला एरिया, पुणे वाला एरिया, या उधर नागपुर औरंगाबाद वगैरह एरिया हुआ, नीचे आपका इवन कोल्हापुर तक एरिया हुआ। सेकंड आपकी मोस्ट जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो हिंदी है। देन उससे थर्ड मोस्ट पे बाकी एरिया जो है वो कवर हो ही जाएंगे। फोर्थ मोस्ट में हिंदी कहीं में भी नहीं है, तो आपका थर्ड मोस्ट तक कवर हो जाएगा। फोर्थ मोस्ट वही एरिया आता है जहाँ पे भीली लैंग्वेज है, ये वाला लैंग्वेज आपका नंदुबार कुछ करके है। तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज फोर्थ मोस्ट पे आएगी, और वहां पे तो वैकेंसीज हैं भी नहीं। तो मेनली जो आपकी वैकेंसीज हैं वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपकी हिंदी इजीली है। मुंबई में क्या सीन है, मुंबई में आपकी हिंदी बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, सब आप एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं मुंबई की जो मेन वैकेंसीज हैं, वहां पे आप क्या प्रेफर करें, कैसे प्रेफर करें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मैप लैंग्वेज वाला। ये पोस्ट ऑफिस की लिस्ट है जो आपकी डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट आपकी डिविजन्स है, उसमें कितने क्या अवेलेबल है। ठीक है, ये देख लीजिए, कुछ खास जरूरी नहीं है क्योंकि आप इसमें पोस्ट ऑफिस में कुछ खास कर नहीं पाओगे। ये मुंबई वाला एरिया है जहाँ पे एक्सिटी वगैरह का इश्यू है कि ये एक्सिटी है ये नहीं है, मतलब जो मुंबई एरिया में आने वाला है मेनली एक्सिटी रीजन में वो ये है, विरार तक का ऊपर, एंड नीचे इधर साउदर्न मुंबई और इधर अलीबाग वगैरह तक जाता है। नवी मुंबई तो रहता है ये एक्सिटी में। ठीक है, उधर उल्लासनगर, अंबरनाथ वगैरह। एंड ये रही एक्सिटीज की लिस्ट आपकी। हैदराबाद है आंध्र प्रदेश में। हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ही देखेंगे, तो ग्रेटर मुंबई है एंड पुणे ही है आपकी। ठीक है, उससे लगा आपकी अमरावती भी आता है, नागपुर भी आता है, औरंगाबाद भी, नासिक भी, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, वसई विरार, मालेगांव। ठीक है, वसई विरार वाला एरिया वाई सिटी में आ जाता है। नांदेड़ आ गया आपका, सांगली आ गया आपका, ये आपका वाई में आ गया। बाकी जो एरिया बच जाते हैं महाराष्ट्र के वो आपका जेड सिटीज में आ गया। बात कर लेते हैं हम मुंबई में कहाँ आपको लेना सही रहेगा। तो ये आ गया जी आपका मुंबई का। ठीक है, साउथ डिवीजन है, मुंबई वेस्ट डिवीजन है, जो हमारी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। गोवा वगैरह की हमने बात कर ली। वैसे गोवा अगर आप चूज करने वाले हो तो उसमें क्या सीन है, आपका 10-20 हजार में मिल जाएगा आपको। कहीं कहीं पे हो सकता है महंगा रहे, लेकिन गोवा में 10-15 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 BHK की बात कर रहा हूँ या उसके इक्विवेलेंट कुछ है। पुणे में आपका 10,000 से लेकर डिफरेंट एरियाज में 30,000 तक आपको मिलेगा, और उससे ज्यादा है वैसे तो। ठीक है, पुणे में ये सीन है। और मुंबई ईस्ट में आपका रहेगा, मुंबई ईस्ट वाला एरिया हो गया ये, मतलब दादर वगैरह हुआ, वडाला वगैरह हुआ, इधर परेल तक आ जाओ
तो आपका मान लीजिए आप 20,000 के आसपास जाएगा आराम से, ठीक है। 20,000 इन द सेंस आपको ठीक ठाक एरिया में ठीक ठाक स्पेस वाला फ्लैट मान लो 1 BHK, तो आपका 20,000 तक आराम से जाएगा। 18, 20,000, 22, 25,000 वहां पे आपको शेयरिंग में रहना ही पड़ेगा। अगर शेयरिंग में नहीं रहना तो आपको क्या करना होगा, मान लो पूरा एरिया है, या तो आप यहाँ से ट्रेवल करके इधर आओ, पनवेल साइड, नवी मुंबई साइड, नेरुल साइड, तो उससे अच्छा तो आप नवी मुंबई को प्रेफरेंस दे लो, वहां पे मैं किराया बताऊंगा कि कैसा है। या फिर ये हो गया हार्बर लाइन आपकी, या फिर सेंट्रल लाइन से आप बिल्कुल थाने डिवीजन में जाओ, इधर आओ जहां मैं रह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, अंबरनाथ, उल्लासनगर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा अभी रेंट 6,000 है। फिर बात करते हैं हम नॉर्थ की, बात करते हैं हम, ठीक है। नॉर्थ वाला एरिया कौन सा आ गया, नॉर्थ डिवीजन ये आ गई, अंधेरी है, जहाँ पे बांद्रा है, सांता क्रूज है, यहाँ पे भी रेंट कम नहीं है आपका, अच्छा खासा रेंट है। नॉर्थ में आपका 25-30 हजार लग जाते हैं, क्योंकि अंधेरी एक बहुत ही तगड़ा एरिया है। अब अंधेरी में क्या सीन है, स्लम एरिया भी है, अंधेरी में, बांद्रा में, हर जगह स्लम एरिया है। उनके डिफरेंट टाइप के हैं, वो 40 टाइप घर हैं, वहां पे हो सकता है आपको 10-12 में मिल जाए, लेकिन यार उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें आपकी लिवेबिलिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है, एंड वहां का आपका सूट भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप अच्छी जगह पे लोगे तो आपका 25-30 हजार जाएगा इसमें, एंड फिर 4 लोग भी रह लोगे तो आप 7-8 हजार पर हेड पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या सीन करना पड़ेगा आपको, यहाँ मिलेगा तो आप वेस्टर्न लाइन से इधर जाओगे, विरार साइड जाओगे, तो आप पहले प्रेफरेंस किसको दीजिए, अगर यहाँ पे आपको देना है, सबसे पहले मेरा मानना है नवी मुंबई को दीजिए। और रही बात नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे रेंट कितना रहेगा, नॉर्थ वेस्ट इन द सेंस ये वाला बोरीवली हुआ आपका, ठीक है, कांदिवली और ये सब मलाड वगैरह, नॉर्थ वेस्ट में भी आपका शुरू हो जाएगा 10 से 15 के आपका रहेगा। मतलब कि इसमें क्या सीन है, थोड़ी थोड़ी दूर आपको चलना पड़ेगा, जैसे गोरेगांव हुआ, जोगेश्वरी हुआ, ठीक है, उधर आपका दहीसार वगैरह हुआ, तो यहाँ पे 10 से 15 के में आपका शुरू हो जाएंगे, महंगे से महंगे भी हैं। आप पोश एरिया में रहोगे, पोश एरिया हर जगह है, 10 से 15 के आसपास मिल जाएगा। और रही बात आपकी नॉर्थ ईस्ट की, जहाँ पे थाने वगैरह है, कल्याण वगैरह, थाने में नहीं, थाने में तो आपका 15 के आसपास पड़ेगा, कल्याण वगैरह है, उधर आपका मोलैंड वगैरह है, भांडुप वगैरह है, इधर साइन में भी आई थिंक 15-16 में मैंने देखा था इनिशियली। तो ये रहेंगे आपके 10 से 15 के आसपास में, नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो जाते हैं ठीक ठाक घर, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो आप और ज्यादा हो गए, यहाँ पे 10 से 15 के है आपका। मैं क्लब चेंज कर लेता हूँ इसका, यहाँ पे, अरे ये भी काम नहीं कर, यहाँ पे आपका 10 से 15 के है नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट डिवीजन में आपका 20 के से स्टार्टिंग मान लो, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्थ में रहेगा 20 मतलब 25 के अराउंड, 25 के से स्टार्ट मान लो, 25 के, 30 के, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट में आपका ये रहा नॉर्थ ईस्ट में भी आप 10-15 के मान लो, ठीक है। एंड माहिम वगैरह में आपका ये वेस्ट है या आपका साउथ मुंबई है, इसमें आप भूल जाओ, मत लो, पूरी सैलरी भी कम पड़ जाएगी, 50 के रेट मान लो इसमें आप, वो भी एक छोटे से एरिया का, छोटा सा कारपेट एरिया, यहाँ पे 50 के आपका। यहाँ पे काम करना सही है, काम करने में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की सैलरी में नहीं हो पाएगा, फिजिबल ही नहीं है, चाहे आपका जीपी ओरिजिन भी है, ठीक है। एंड आपका नवी मुंबई में आओगे फिर देन रायगढ़ में, थाने में, पालघर में बहुत सही है, जैसे थाने एरिया हुआ, ये थाने सेंट्रल है तो ये थाने वाला एरिया हो गया, पालघर वाला एरिया हो गया, पालघर एचपीओ एंड कल्याण एचपीओ, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप आराम से, मतलब थाने में हुआ, पालघर हुआ, 5 से 10 के में आराम से ढूंढ सकते हो अपना घर। आप आर के ले लो, 1 BHK ले लो, थोड़ा लोकेशन इधर उधर रहेगी, बट 5 से 10 के में आधा 1 घंटे की दूरी में मैक्सिमम, आधा घंटे में मिल जाएगा, आप आधा घंटे की दूरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर भी आपको 10 के आसपास मिल जाएगा, 10 के में तो खूब बढ़िया मिल जाएगा, शेयरिंग करके रह लो यार, ठीक है। 10-12 के में आप शेयरिंग करके रहोगे तो आपको कल्याण वगैरह में, इधर कलवा वगैरह में आपको इजीली मिल जाएगा। और रही बात आप नवी मुंबई या रायगढ़ आ जाओ, तो वहां पे आपका 10 के का रेट रहेगा, ये रहा पनवेल वाला एरिया हुआ,
या नवी मुंबई? नवी मुंबई मैं कहूँगा बेस्ट है, नेरुल वगैरह रहो, बेलापुर सीबीडी रहो, ठीक है, जोई नगर, और इधर आप सी वुड्स रहो। सी वुड्स में सारी एमिनिटीज, आपकी पार्क वगैरह हैं, आपकी डी मार्ट है, शॉपिंग के लिए आप सारी ग्रोसरीज ले सकते हो। तो आधा घंटे की वीडियो होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। लिवेबिलिटी, एमिनिटीज यहाँ पे सब रहेंगी, आप इजीली कहीं पे भी एयरपोर्ट पे इजीली पहुंच पाओगे, ठीक है। इवन आपका सी पोर्ट भी है, क्रूज भी घूम सकते हो अगर आप चाहो तो। क्रूज आपका यहाँ से जाता है, इस एरिया से क्रूज जाता है, आपका क्रूज टर्मिनस है, ठीक है। और आपका लिवेबिलिटी अच्छी है, ग्रीन एरिया है नवी मुंबई, और खुला एरिया भी है एज कम्पेयर टू दिस पार्ट ऑफ मुंबई या ब्रहण मुंबई, ठीक है। और ये सारा पॉइंट्स थे आपके, आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। वीडियो काफी लंबा हो गया, इनकेस अगर आपने पूरा देखा है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपने ये करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिवीजन एलोकेशन, एंड अच्छे से भरिए। मैं भी यही प्रेफर करने वाला हूँ, एंड मैं पहले थाने वाला एरिया भरूंगा, देन बाकी देखता हूँ नवी मुंबई वगैरह। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।